इस मर्तबा आने वाले नौजवान ने अचानक ही अपनी जैकेट में हाथ डाला और जब इसका हाथ बरामद हुआ तो इसमें पिस्तौल मौजूद था। शायद वो पिस्तौल डेबी के पहलू से लगाकर इसे अगवा करने के मूड में था, लेकिन अचानक ही बिजली की सी फुर्ती के साथ इनकी पुश्त वाली बेंच पर बैठी खातून ने माहिर मार्शल आर्ट की तरह अपनी जगह से जुस्त लगाई और करीबन उड़ती हुई इस नौजवान पर इस तरह आन पड़ी कि पिस्तौल इसके हाथ से निकलकर दूर जा पड़ा। इस अचानक सूरत हाल से अगवा करने वाले को बौखला कर रख दिया था। इसके दूसरे साथी ने, जो डेबी के बाएं सिमत बैठा था, पिस्तौल निकाला और इस खातून पर गोली चला दी जिसने इसके साथी पर हमला किया था। बेचारे को बमुश्किल एक फायर करने की मोहलत मिली थी जब अचानक 5-6 गोलियां इसके जिस्म के आर पार हो गईं। डेबी के लिए ये सारी सूरत हाल इतनी गैर मुतवक्के और हवलनाक थी कि मजबूत आसाब रखने वाले के बावजूद इसकी चीख निकल गई। इसने दीवाना बार मार्केट की सिमत भागना शुरू कर दिया और इसे अपने पीछे फायरिंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन ये फायरिंग इस पर नहीं की जा रही थी। यूँ लगता था जैसे दो पार्टियों की आपस में ठन गई है। डेबी अपनी दानिश में इस बग्गी की तरफ भागी थी जो सियाहों को सैर करवाने के लिए ओल्ड सिटी में रखी गई थी, जब अचानक ही एक कार इसके नज़दीक आकर रुकी। कमान डेबी, किसी ने पुकारा। डेबी के लिए सोचने को एक लम्हे की फुर्सत नहीं थी। इसने कार सवारों को अपना हमदर्द और एजेंसी के लोग जानकर फौरन इनकी ऑफर कबूल कर ली, लेकिन पिछली सीट पर बैठते ही इसे एहसास हो गया कि इसने जिंदगी की सबसे भयानक गलती का इर्तिकाब कर लिया है। चुपचाप और नॉर्मल बैठी रहो। पिछली सीट पर मौजूद नौजवान ने इसके पहलू से पिस्तौल की नाली लगाते हुए कहा, क्या मतलब है, कौन लोग हो तुम? डेबी के लिए ये सूरत हाल गैर मुतवक्के, लेकिन वो जिस मैदान की खिलाड़ी थी वहाँ ऐसे वाक़यात को मामूल के वाक़यात ही समझा जाता था। इसने अपने आप को कदरे नॉर्मल कर लिया था। अगला सवाल पूछा तो गोली तुम्हारे हलक में उतार दूंगा, सांप की तरह फंकारते हुए इस नौजवान ने कहा। डेबी जानती थी वो इसे गोली तो नहीं मारेंगे, अलबत्ता इसके किसी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। अगर वो इसे मारना ही चाहते तो वहीं मार डालते। इसके ताकुब में जो इतनी गोलियां चली थीं वो बासानी इस तक पहुंची थीं। एक आदमी को तो इसने अपनी आंखों से दम तोड़ते देखा था। इसका मतलब यह था कि इसको अगवा करने वाले जो कोई भी थे वो इसे जिंदा अगवा करना चाहते थे। इसे इस बात की भी समझ आ गई थी कि अगवा करने वाले कौन हो सकते हैं। शायद मोसाद को शमून के कत्ल का कोई क्लू मिल गया था और CIA को भी, जिनके लिए वो काम कर रही थी, एजेंसी के लोग इसकी हिफाजत कर रहे थे और मोसाद इसे अगवा करके ले जा रही थी। ये तो वो जानती थी कि जल्दी या बदेर एजेंसी के लोग इसे ज़मीन की 7वीं तह से भी तलाश कर लेंगे, लेकिन वो अंदाजे की गलती का शिकार हो गई थी। डेबी नहीं जानती थी कि मोसाद के लोग इसकी सोच से बढ़कर चालाक हैं। इसके सफ़र का खात्मा बमुश्किल 5 मिनट बाद ही हो गया था। इस दरमियान में वो लोग ओल्ड सिटी से बाहर नहीं गए थे, क्योंकि जैसे ही वो बाहर निकलते एजेंसी के लोग इन्हें काबू कर लेते। ओल्ड सिटी के थिएटर हॉल की पुश्त पर गाड़ी 1 मिनट के लिए ही रुकी थी जब अचानक थिएटर से 2 हट्टे कट्टे नेगरू बरामद हुए। शो का टाइम ना होने की वजह से नज़दीक दूर कोई नजर नहीं आ रहा था। कार रुकते ही पिछली सीट वाले ने डेबी पर गिरते हुए इसकी सिमत का दरवाजा खोला और इसे बाहर धक्का दिया। डेबी के कदम जमीन पर लगने से पहले ही इसे नेगरू के मजबूत हाथों ने थाम लिया। दोनों नेगरू इसके बाजुओं में हाथ डाले इसे भागते हुए थिएटर में दाखिल हो गए। डेबी को यकीन था कि किसी ने उन्हें नहीं देखा होगा। कार सवार इसे धक्का देते ही हवा हो गए थे। थिएटर हॉल में वो इसे डंडा डोली करते लाए थे। अब वो लोग हॉल कमरे में दाखिल हो गए थे और तमाशाइयों की सबसे अगली कतार के सामने 4 नौजवान लड़के और एक लड़की इसकी मुंतजिर थी। इनमें से एक ने डेबी की शक्ल पर नजर पड़ते ही इस्तकबालिया अंदाज में ताली बजाई। ताली की गूंज खाली हाल कमरे में फैलकर अजीब वहशतनाक तासुर पैदा कर रही थी। यह अल्फ्रेड था, अमेरिका में मोसाद के डेथ स्क्वाड का इंचार्ज, जो इसके अगवा के ऑपरेशन की कमांड खुद कर रहा था। वेल डन। इसने डेबी की शक्ल पर नजर पड़ते ही मुस्कुराते हुए अपने साथियों की तरफ देखकर इसे खुशामदीद कहा। दोनों नेगरूज ने इसे सबसे आगे वाली कुर्सी पर धक्का देकर इसको सीट से नायलन की रस्सी के साथ चंद सेकंड्स में इस तरह बांध दिया था कि जिस्म को मामूली जुम्बश देने पर भी ये रस्सियां इसे अपने गोश्त में उतरती महसूस होती थी। उम्मीद है तुम अच्छे बच्चों की तरह कोई सवाल नहीं करोगी। हाँ, हमारे सवालात के जवाब जरूर देना। मैं तुम पर यह वाजे कर दूं कि अगर तुम शमून के कत्ल में बराह रास्त मुलव्वस नहीं तो हम तुम्हें मौत की सजा नहीं देंगे, बसूरत दीगर तुम्हें भी मरना होगा। अल्फ्रेड ने इसके बाल पकड़कर इसका मुंह ऊंचा करते हुए कहा। माइकल कौन है? इसके साथ ही इसने पहला सवाल किया। डेबी कोई आम लड़की नहीं थी। RIA की तरफ से इसने अब तक 5 कामयाब ऑपरेशन किए थे।
CIA से इसके रवाबत थे और फ़लस्तीन की तंजीम आज़ादी से अपनी तंजीम के हुक्म पर वो ताउन कर रही थी। वो बड़े मजबूत असाब की लड़की थी। जिस्मानी तरबियत के बड़े कड़े मराहल इसने तय किए थे। मुझे नहीं मालूम, डेबी ने पुरसुकून लहजे में कहा। अल्फ्रेड ने अपने दाएं हाथ खड़ी दरमियानी उम्र की इस औरत की तरफ देखा जिसकी राल डेबी को देखते ही टपकने लगी थी। ठीक है मार्था, तुम्हें कुछ याद दिला दे। इसने दरमियानी उम्र की औरत की तरफ देखकर अपनी बात मुकम्मल की। मार्था ने आगे बढ़कर एक हाथ से इसके खूबसूरत बालों को इस तरह काबू किया कि डेबी के सर में अंगारे तैरने लगे। दूसरे हाथ से डेबी के गाल पर इतना जोरदार थप्पड़ मार डाला कि एक ही थप्पड़ से इसका मुंह खून से भर गया, लेकिन वो जब्त किए बैठी रही। मार्था एक सुरूर और नशे की कैफियत में रुके बगैर अपना काम कर रही थी। यूं लगता था जैसे इसे अजियतें दे देकर मार्था अपनी खास हिस्स को तस्कीन पहुंचा रही हो। इसने यके बाद दीगरे 3-4 थप्पड़ इसके मुंह पर मारे थे। डेबी को अपने कान बहरे होते हुए महसूस हुए। इसके साथ ही इसने डेबी का गिरबान चाक कर दिया था। फिर अचानक ही इसने अपनी पतलून की जेब से एक छोटा सा लकड़ी का रोल निकाला। खुदा जाने ये किस लकड़ी का बना एक फिट का टुकड़ा था जिससे वो बार बार इसके जिस्म पर ज़रबात लगा रही थी। हर ज़रब पर डेबी को अपने बदन की हड्डियां तड़कती हुई महसूस होती। जैसे ही इसके मुंह से करा निकलती एक सिसकारी सी मार्था के मुंह से बरामद होती, वो पहले से ज़्यादा जोशो खरोश से अपना काम शुरू कर देती। डेबी की चीखों और वहाँ मौजूद मोसाद के दरिंदों के कहकों से सारा हाल गूंजने लगा था। यूं लगता था जैसे कोई बहुत डरावनी फिल्म चल रही है। मार्था ने दीवानावार कहके लगाए थे। इसके नाजुक अज़ा पर तबाह आजमाई शुरू कर दी थी। डेबी समझ गई कि ये नाम स्टॉप तशद्दुद उस वक़्त तक जारी रहेगा जब तक वो इन लोगों के हुक्म की तामील न करें। इसने 3-4 मिनट की जानलेवा अज़ियत के बाद महज चंद सेकंड जान छुड़ाने के लिए बताती हूँ चिल्लाना शुरू कर दिया था। लेकिन मार्था माहिर सर्जन की तरह अपने काम में मसरूफ़ रही जब तक अल्फ्रेड ने इसे रुकने का इशारा नहीं कर दिया। अच्छा तुम्हारी मर्जी, मैंने तो तुम्हारे पहले बयान को ही सही समझ लिया था, अल्फ्रेड ने कहका लगाया। मुझे इसके सही नाम का इल्म नहीं। मैंने एक लंबी रकम के इवज़ सिर्फ इतना काम करना था कि माइकल नाम के एक शख्स के साथ न्यूयॉर्क से सैक्रामेंटो तक सफ़र करूं। इसने रुक रुक कर कहा। डेबी के जिस्म का रुआं रुआं दर्द की शिद्दत से फड़क रहा था। झूठ बोलती हो तुम, अल्फ्रेड ने दीवानावार कहका लगाया। इसके साथ ही मार्था भूखी शेरनी की तरह इस पर पल पड़ी। यूं लगता था जैसे किसी वहशी और पागल बच्चे के हाथ कोई नाजुक सा खिलौना लग गया हो। इसने रस्सियों से जकड़ी डेबी के साथ हर इंसानी तशद्दुद का भयानक अमल जारी रखा। डेबी ने इस वक्त तक अजियत बर्दाश्त की जब तक कि वो बेहोश न हो गई। बेहोश होने से पहले वो जो आवाज़ें इसके कानों में पड़ी वो इसके लिए हिस्सात नो का पैगाम बन गई थी। शायद एजेंसी के लोग इस तक पहुंच गए थे क्योंकि इसने दरवाज़ों से कुछ लोगों को अंदर भागते और फ्रीज ठहर जाओ, अपनी जगह जमे रहो की आवाज़ें बुलंद करते सुना था। फिर शायद फायरिंग होने लगी थी। अचानक ही इसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। डेबी की खुशकिस्मती थी कि इसकी जान इतनी जल्दी छूट गई थी। ऑफिसर जोसेफ ने अचानक इस ओल्ड सिटी को चेक करने का फैसला किया था क्योंकि इन लोगों ने जिन्हें जोसेफ ने बाहर जाने वाले रास्तों की निगरानी पर मामूर किया था, इनकी इतला के मुताबिक अभी तक डेबी को सैक्रामेंटो ओल्ड सिटी से बाहर नहीं ले जाया गया था। एक मामूली अंदेशे के सहारे ऑफिसर जोसेफ ने थिएटर पर किस्मत आजमाई का फैसला किया था। यह अलग बात के पहले ही हल्ले में इसकी मुराद बर आई और जैसे ही इसके मातहत ने थिएटर के एक दरवाजे को खोलना चाहा तो इसे एहसास हो गया कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। इसके साथ ही जोसेफ के साथी हरकत में आ गए। FBI वालों को भी अब मामले की संगीनी का एहसास हो गया था, इसलिए उन्होंने एजेंसी के लोगों की हर मुमकिन मदद का फैसला कर लिया था। CIA और FBI के एजेंटों ने ऑफिसर जोसेफ की कमान में छोटे से थिएटर के चारों दरवाजों पर चार्ज किया था। तमाम लोग चिल्लाते हुए अंदर दाखिल हुए थे। जोसेफ और FBI के मकामी चीफ ने हवाई फायरिंग भी की थी, लेकिन दूसरी तरफ से खुदकार असले की पहली बाढ़ ने इन लोगों को जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया था। एक लम्हे के लिए भी अगर वो चूकते तो कम से कम वो तीनों एजेंट मारे जाते जो आखिरी दरवाजे से अंदर दाखिल हुए थे। अचानक ही रोशनियां गुल हो गई थीं। दरवाजे पर जमे रहो, जोसेफ जमीन पर लेटा लेटा चिल्लाया। मुजाहमत में होने वाली जवाबी फायरिंग का सारा जोर आखिरी दरवाजे पर था। तीनों एजेंट जिन्होंने इस दरवाजे पर चार्ज किया था रेंगते हुए किसी न किसी तरह हाल कमरे में कुर्सियों के नीचे जान बचाने के लिए जा घुसे थे। इनमें से एक के बाजू में गोली लगी थी जबकि दूसरे की खुशकिस्मती थी कि गोली इसके बालों को छूती गुजर गई थी। जोसेफ को एहसास ही न हो सका कि वो लोग कब और कैसे फरार हुए। इसे तो होश इस वक्त हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनकर आया था जो थिएटर की छत पर मंडला रहा था। हाल में सिर्फ इन लोगों के पिस्तौलों से निकलने वाली गोलियां ही डरावनी आवाज़ें पैदा कर रही थीं।
जवाब में फायरिंग बंद हुई तो जोसेफ चौंका। दरवाजे खोल दो, रोशनी अंदर आने दो, इसने चिल्लाते हुए अपने साथियों को चिल्ला चिल्ला कर कहा। चारों दरवाजे एक साथ खुलने से खासी रोशनी अंदर घुस आई थी। इस रोशनी में जोसेफ ने सबसे पहले डेबी को देखा, जो कुर्सी के साथ बंधी थी और इसके जिस्म के नाजुक आज़ाद तशद्दुद से नीले पड़ने लगे थे। थैंक गॉड इसके मुंह से बेसाख्ता निकला जब इसने झुककर इसकी नब्ज़ देखी और महसूस किया कि डेबी जिंदा है। जोसेफ के दो मातहत इसके इशारे पर डेबी की रस्सियां खोलने और इसे तिब्बी इमदाद देने में मसरूफ थे, जबकि बाकी लोग हॉल में चारों तरफ भागते हुए मुलजिमों को खोज रहे थे। जोसेफ FBI के मकामी चीफ के ताकुब में पिस्तौल हाथ में लहराता थिएटर के स्टेज पर चढ़ गया था। पर्दे के पीछे कोई हलचल नहीं थी, लेकिन दोनों बड़ी एहतियात से पर्दे के दोनों कोनों की तरफ पिस्तौलें थामे कदम ब कदम आगे बढ़ रहे थे। 3-4 एजेंट इनको अपनी दानिश में कवर मुहैया करते हुए इनका ताकुब कर रहे थे। इस असना में इन लोगों ने मेन स्विच तलाश करके लाइट जला दी। सारा हॉल रोशनी में नहा गया। अचानक ही पर्दे के पीछे जोसेफ और FBI का चीफ अपनी जगह जमकर रह गए। इनके सामने एक रस्सियों की सीढ़ी लटक रही थी, जिसका दूसरा सिरा स्टेज के ऊपर छत से बाहर इस रोशनदान की तरफ जाता नजर आ रहा था, जिसके रास्ते मोसाद के लोग छत पर मंडलाते हुए निकल गए थे। जाते जाते वो फालतू बोझ 3 लाशों की सूरत में फेंक कर चले गए थे। इनमें 2 स्याह फार्म थे जिन्हें मकामी तौर पर किराए पर हासिल किया गया था, और तीसरा एक सफेद फार्म जो मोसाद का मकामी सोर्स था। बाकी तमाम लोग फरार हो चुके थे। जोसेफ जानता था कि अब इस हेलीकॉप्टर को तलाश करना आसान नहीं, लेकिन फिर भी इसने एहतियातन अपने एक मातहत को फौरन अपनी कार रेडियो से सिग्नल और अगली हिदायत जारी करने के हुक्म के साथ बाहर भेज दिया था। स्मार्ट गाइज, FBI के चीफ ने कहा और दोबारा इसी रस्सी की सीढ़ी की तरफ देखने लगा, जिसके जरिए वो लोग छत पर पहुंचकर हेलीकॉप्टर में सवार हुए थे। जोसेफ का दिल चाहा कि इस गधे का टेंटुआ दबा दे, लेकिन वो बेबस था। FBI के हाथों आज इन लोगों को ये दिन देखने पड़े। ऑफिसर जोसेफ, हमें डेबी की जरूरत है। चीफ की अगली बात ने इसका खून खोल दिया था। मेरी माजरत कबूल कीजिए, मेरी दरख्वास्त है डेबी के नजदीक बिना भटकिए, वरना मामलात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे। जोसेफ ने लफ्ज छपाते हुए अदा किए। मकामी चीफ ने चंद सानिया रुककर इसके चेहरे की तरफ देखा, फिर अपनी बेबसी का मातम करता परे हट गया। वो जानता था इस सिलसिले से इसे बहरहाल जोसेफ का हुक्म मानना पड़ेगा, क्योंकि CIA के कामों में मुदाखलत का उन्हें हमेशा उल्टा नुकसान ही उठाना पड़ा था। अगले रोज सुबह की फ्लाइट से जब जोसेफ वर्जीनिया की तरफ महवे परवास था, तो ये खबर इसे मिल चुकी थी कि कैलिफोर्निया में 2 और न्यूयॉर्क में 3 फलस्तीनियों को पुरस्कार तौर पर कत्ल कर दिया गया है। इनमें से एक सकरामेंटो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हसन तलाल भी था। पुरस्कार माइकल मरने वालों में शामिल नहीं था। शायद मोसाद के लोग इसकी असलियत का पता लगाने में नाकाम रहे थे। ओ मेरे खुदाया, वो एक मरतबा फिर चकरा कर रह गया। लेकिन अब फलस्तीनी इन कातिलों का इंतकाम और हिसाब लेंगे, क्योंकि इन लोगों का ताल्लुक फलस्तीनियों के इंतहा ग्रुप से था। लेंगे। ऑफिस में अपनी रिपोर्ट फाइल करते हुए इसने मोसाद के डेथ स्क्वाड को अमेरिकी सलामती के लिए चैलेंज करार देते हुए रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका में डेथ स्क्वाड की सरगर्मियों को सख्ती से कुचल देने की तजवीज़ भी पेश की थी। अबू अहमद ने CNN पर शोहदा की लाशें देखी और पहचानी थी। इसने खुदा का शुक्र अदा किया कि इनमें हम्माद मौजूद नहीं था। डुबडुबाती आंखों और भुर्राए हुए दिल से इसने अपने शहीद साथियों की मग़फ़िरत के लिए हाथ बुलंद किए। इसके साथ ही इसके 3 साथियों ने भी हाथ उठा दिए। ये ब्लैक सितंबर के जाबाज थे। खुदाए वाहदाहु ला शरीक की कसम, हम शोहदा का इंतकाम लेंगे। इनमें से एक ने गुस्से और गम से कपकपाती आवाज में कहा, बेशक हम यहूदी दरिंदों का दुनिया के आखिरी कोने तक पीछा करेंगे। अबू अहमद ने इनकी आरजुओं को बढ़ावा देते हुए कहा। चारों इस वक्त लंदन के नवाही इलाके नबल्सों में वाक़े अबू अहमद के घर में बैठे थे। इसके बाकी 3 साथियों का ताल्लुक जर्मन से था और ये लोग वहाँ मुख्तलिफ फर्मों में काम कर रहे थे। इन चारों की मौजूदगी में इन्हें फ़ोन पर इतला मिली थी कि अल्फ्रेड टोबेंकी न्यूयॉर्क से जर्मन पहुंचा है। न्यूयॉर्क में इसका काम खत्म हो चुका था और डेथ स्क्वाड के मकामी सरबराह की हैसियत से इसने फिलवकत मंजर से हट जाने के लिए कुछ अर्सा अपने जर्मनी के ऑफिस में गुजारने का फैसला किया था। अल्फ्रेड ने अपने तिजारती दफातर का जाल सारे यूरोप में फैला रखा था, जिसकी आड़ में मोसाद के दरिंदे सरगर्म अमल रहते थे। अमेरिका में सारा ऑपरेशन इसी दरिंदे के जेरे कमान अंजाम पाया और अब ये हमारे जख्मों पर नमक पाशी करने जर्मनी में आन बैठा था। अली ने दांत पीसते हुए कहा, वो जर्मनी में आने वाले 3 नौजवानों का शायद ग्रुप लीडर था। इसे मार डालो। इस दरिंदे ने हमारे 8 बेहतरीन साथियों को यके बाद दीगरे अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों में मारा है। अब इसे अपने बाप कैप्टन टोबेंकी के पास जहन्नम में
हमें पहुंचाना ही चाहिए, दूसरे साथी ने कहा। हतमी फैसला अबू अहमद ही ने करना था और वो गमो गुस्से की आग में जलने के बावजूद ये नहीं चाहता था कि इसके साथी बेमौत मारे जाएं। इन लोगों ने शमून के कत्ल की मामूली कीमत अदा नहीं की थी। गो के इसे उम्मीद थी कि अमेरिका जैसे बड़े और बज़ाहिर मजबूत मुल्क में मोसाद अपनी मर्जी से फलस्तीनियों का कत्लेआम नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा होकर रहा। कितने खोखले और कमज़ोर हैं ये लोग, बज़ाहिर खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहलाने वाले। शायद उन्होंने अपनी सारी तवानाइयाँ आलम इस्लाम को तबाह करने के लिए ही इकट्ठी कर रखी हैं। बरादराने अजीज़, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अमरीकी इसराइल के मुकाबले में इतने कमज़ोर साबित होंगे। हमने सैकड़ों बेगुनाह फ़लस्तीनियों के कातिल शमून को मार कर कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन इस वहशी दरिंदे अल्फ्रेड टोबेंकी ने हमारे 8 साथियों को यके बाद दीगरे शहीद किया है। बखुदा हम हसन तलाल के कातिलों का ज़मीन की 7वीं तह से खोज निकालेंगे। खुदा की कसम, तब तक हम अपनी माओं का दूध हराम है जब तक हम इस दरिंदगी का इंतकाम न लें। अबू अहमद के खून में अंगारे तड़पने लगे थे, इसकी आंखों में खून उतर आया था। थोड़ी देर बाद ही इन्हें अकेला छोड़कर घर से बाहर कुछ देर के लिए जा रहा था। घर से कुछ फासले पर एक टेलीफोन बूथ से इसने डबलिन का एक नंबर मिलाया और थोड़ी देर बाद ही वो आयरिश रिपब्लिक आर्मी के एक दोस्त से बातें कर रहा था। वो अपने हुर्रियत पसंद साथियों की मदद से जर्मनी में डेथ स्क्वाड के अमेरिकी सरबराह अल्फ्रेड को कत्ल करना चाहता था। ये लोग एक दूसरे से ताउन करते आए थे। 15-20 मिनट की गुफ्तगू के बाद वो मुतमईन होकर वापस आ गया। रात देर गए तक वो लोग अल्फ्रेड के कत्ल के मंसूबे की मुख्तलिफ जुजियात का जायजा लेते रहे। अली उस सुबह उन्होंने नमाज अबू अहमद की इमामत में अदा करके आंसू भरी आंखों से अपने हाथ खुदाए कहारो वजबार के सामने फैलाकर अपने साथियों की सलामती, अपनी आज़ादी और आलम इस्लाम की बेहिसी और बेगैरती के खात्मे की दुआ की। फिर इकट्ठे नाश्ता करने के बाद अली की सरबराही में ब्लैक सितंबर के तीनों जाबाज अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। उन्होंने हस्बे साबिक लंदन से जर्मनी तक का सफर फेरी से किया था। बवेरिया का डाउनटाउन यूं तो सारा दिन ही मसरूफ रहता था, लेकिन शाम नजदीक आने पर वहाँ लोगों की आमदोरफ्त बहुत बढ़ जाती थी। जर्मनी का ये शहर तिजारती सरगर्मियों का मरकज था और यहाँ दुनिया की बड़ी बड़ी ट्रेड कंपनियों के दफातर थे। शहबाज ट्रेडर्स नामी इस कंपनी के दफ्तर से अल्फ्रीड शाम ढलने पर मामूल के मुताबिक लिफ्ट के जरिए बाहर आया था। इसे जर्मनी में आए 8-10 रोज होने को आए थे। ये इन लोगों का तरीक़ेकार था कि दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई बड़ा क्राइम करने के बाद वो कुछ अरसे के लिए मंजर से गायब हो जाया करते थे। शहबाज ट्रेडर्स नामी फर्म की शाखें अमेरिका और यूरोप के तमाम ममालिक में कायम थी, जबकि इसका हेड क्वार्टर तलुबैब में था और अल्फ्रेड ने इस कंपनी के एक डायरेक्टर की हैसियत से दुनिया भर में डेथ स्क्वाड का जाल फैला रखा था। जर्मनी में 10-15 रोज मजीद क़याम करने के बाद इसने न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन पर मौजूद अपने ऑफिस में वापस लौट जाना था। अली और इसके दोनों साथी गुज़श्ता 4 रोज से सिर्फ अल्फ्रेड के मामूलात नोट कर रहे थे। आज जुम्मे की वजह से यहाँ रश बहुत ज़्यादा था और उन्होंने आज का दिन खास तौर से इस काम के लिए मुंतखब किया था। आयरिश रिपब्लिक आर्मी के दोस्त इनकी मदद के लिए मौजूद थे। आज जैसे ही अल्फ्रेड अपने दफ्तर से निकलकर नीचे जाने वाली लिफ्ट की तरफ बढ़ा, 2 और लोग भी इसके साथ ही इस तरह लिफ्ट की तरफ बढ़े जैसे वो मुख्तलिफ दफातर से निकल कर इस तरफ आ रहे हों। इन तीनों में से एक अली और इसका साथी, जबकि तीसरा IRA का दोस्त। लिफ्ट रुकने पर सबसे पहले अली इसमें दाखिल हुआ। इसके ताकुब में अल्फ्रेड और फिर बाकी दोनों भी अंदर आ गए। लिफ्ट में पहले से एक जर्मन जोड़ा मौजूद था। दोनों अपने आप में इतने मगन थे, उन्होंने इस मंजिल से सवार होने वालों का कोई नोटिस लेने की जहमत ही गवारा नहीं की। ये जोड़ा एक दूसरे में पेवस्त था और लिफ्ट 15वीं मंजिल से ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रही थी जब अचानक अल्फ्रेड को अपने पहलू में यके बाद दीगरे 2 अंगारे घुसते महसूस हुए। अली ने बिल्कुल नामहसूस तरीके से अपने लंबे कोट की जेब से पिस्तौल निकाल कर इसके पहलू में इस सफाई से 2 गोलियां उतारी थी कि अल्फ्रेड का मुंह खुले का खुला रह गया। सैलेंसर लगे पिस्तौल से बरामद होने वाली दोनों गोलियां इतने खतरनाक जहर में थीं कि इनका शिकार अपने मुंह से मरते वक्त कोई आवाज ही ना निकाल सका। अभी वो तीसरी मंजिल तक पहुंचे ही थे जब अचानक इसके दूसरे साथी ने लिफ्ट रोक दी और तीनों बाहर निकल आए। जर्मन जोड़े को हालात की संगीनी का एहसास इस वक्त हुआ जब उन्होंने एक तड़ंगे शख्स को धड़ाम से अपने कदमों में गिरते महसूस किया। इससे पहले वो किसी रद्द अमल का इजहार करते लिफ्ट दोबारा चल पड़ी। दोनों ने जब अल्फ्रेड के पहलू से खून फुआरे की तरह उबलते देखा तो उन्होंने चीखना शुरू कर दिया और इसी तरह चीखते चिल्लाते वो लिफ्ट से बाहर आ गए। लिफ्ट के मुंतजिर नीचे खड़े लोगों को इस बात समझाने में उन्हें कम से कम 1-1.5 मिनट लगा, क्योंकि अभी तक इनके औसान ही बहाल नहीं हो पाए थे। इनके गिर्द मजमा इकट्ठा हो गया, जिनमें जर्मन पुलिस के 2 सिपाही भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने हाथों में वॉकी टॉकी पकड़ रखे थे।
इनका ताल्लुक गश्ती पुलिस से था और एक दूसरे से ये वॉकी टॉकी के जरिए राब्ता रखते थे। अली और इसके साथियों ने अपनी दानिश में मंसूबा बड़ा शानदार तैयार किया था, क्योंकि उन्होंने लिफ्ट से बाहर निकलते ही इसकी वापसी का बटन दबा दिया था और इससे पहले कि लोग लिफ्ट रोकते इसका वापसी का सफर शुरू हो गया। इसके साथ ही वो दोनों दो अलग अलग लिफ्टों के बटन दबाकर खड़े हो गए, लेकिन रश की वजह से लिफ्टें नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही थी। सूरत हाल बड़ी गंभीर होती चली जा रही थी। अली ने फौरन ही सीढ़ियों के जरिए नीचे उतरने का फैसला कर लिया था और वो अकेला ही सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतरने लगा। इसके ताकुब में इसका फलस्तीनी साथी आ रहा था, जबकि IRA वाला साथी वहीं खड़ा रहा और वो लिफ्ट के जरिए ही नीचे उतरा। अली और इसके साथी की बदकिस्मती के जैसे ही उन्होंने सीढ़ियों के रास्ते बाहर निकलना चाहा, परेशान हाल और घबराए हुए जर्मन जोड़े की नजरें सीधी इनकी तरफ उठी। वो अभी तक लोगों को अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अली और इसके साथी को आते देखा, कातिल जर्मन नौजवान और इसके साथी लड़की ने चिल्लाते हुए इनकी तरफ इशारा किया। दोनों सिपाहियों ने अपने सर्विस रिवॉल्वर फुर्ती से निकालकर इनको हाथ उठाने का हुक्म दिया। अली ने अंदाजा लगा लिया था कि अगर उन्होंने मुजाहमत की तो 2-3 बेगुनाह जरूर मारे जाएंगे और किसी बेगुनाह की मौत का दाग लेकर वो इस दुनिया से नहीं जाना चाहते थे। दोनों के हाथ उठते चले गए। इनका तीसरा साथी लिफ्ट के जरिए इत्मीनान से उतरकर भीड़ में गायब हो गया था। थोड़ी देर बाद जब अली और इसके साथी को जर्मन पुलिस अपने हसार में लिए कार की तरफ ले जा रही थी, इनका तीसरा साथी लंदन में अबू अहमद को फोन करके अल्फ्रेड की मौत और दोनों साथियों की गिरफ्तारी की खबर दे रहा था। कैप्टन वॉल्टर ग्लासन ने अपने सामने लगी मुख्तलिफ घड़ियों के डायल पर नजरें दौड़ाईं। सब कुछ नॉर्मल था। काहिरा के ATC यानी एयर कंट्रोल टावर को इसने अपनी डायरेक्शन बताकर इनसे मौसमी हालात, दर्जा हरारत और दीगर तफसीलात तलब की। फिर अपने नायब को कुछ हिदायत देने के बाद इसने अपने दाएं हाथ पर एक रिवॉल्वर को दबा लिया। जहाज की बुलंदी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी थी। इसके साथ ही इसके नायब ने सीट बेल्ट बांधने के सिग्नल जला दिए। जब बुलंदी दिखाने वाली सुई एक खास मकाम पर पहुंच गई तो इसने अपने दोनों हाथों से अपने सामने मौजूद स्टीयरिंग व्हील को दाएं तरफ एक मखसूस जाविये पर घुमा दिया। अब इसने सामने वाले कुतुब नुमा और दीगर सुइयां इसकी सिमत और रूट के सही होने का ऐलान कर रही थीं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, कैप्टन वॉल्टर ग्लासन आपसे मुखातिब है। हम काहिरा के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर लैंड करने वाले हैं। यहाँ दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड और मौसम इंतहाई खुशगवार है। उम्मीद है आपका सफ़र हमारे साथ शानदार गुजरा होगा। इसके साथ ही एयर होस्टेस की आवाज़ बुलंद हुई। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, जहाज़ के कप्तान ने सीट बेल्ट बांधने की बत्तियाँ रोशन कर दी हैं। बराए करम सिगरेट बुझा दीजिए, कुर्सी की पुश्त सीधी कर लीजिए। बराए मेहरबानी जहाज से उतरते वक्त अपना सामान साथ ले जाना न भूलिए। हमें उम्मीद है आपका सफ़र हमारे साथ खुशगवार होगा। आइंदा भी आप हमारे साथ ही सफ़र करना पसंद करेंगे। हम काहिरा उतरने वाले मुसाफिरों को खुदा हाफिज कह गए। जहाज़ अब काहिरा एयरपोर्ट पर चक्कर लगा रहा था। जहाज़ में हल्की हल्की मौसीकी की मैसूर कुन आवाज़ बुलंद होने लगी थी। शायद कोई अरबी धुन बजाई जा रही थी। फिर जहाज़ के पहिए खुले और 2-3 लगाने के बाद बिलाखिर वो काहिरा एयरपोर्ट पर लैंड कर गए। एयर होस्टेस मुसाफिरों को जहाज़ के इंजन बंद हो जाने तक अपनी जगह बैठे रहने की तलकीन देने लगी और कैप्टन वॉल्टर ग्लासन ने सीट पर बैठे बैठे एक तवील अंगड़ाई लेकर इंजन बंद कर दिए। इसका शुमार लफ्तांसा एयरलाइन के चंद गिने चुने पायलटों में होता था। खसूसन मिडिल ईस्ट यानी यूरोप की तरफ आने जाने वाले फिजाई रास्ते इसे अजबर थे और 2-3 मरतबा तो इसने अपनी मुद्दत का मुजाहिरा करते हुए न सिर्फ सैकड़ों मुसाफिरों की जानें बचाई थी, बल्कि हम पेशा लोगों की नज़रों में बड़ी कदरों मंजिलत भी पाली थी। बेशतर अरब ताजर तो अभी इसके ज़ाती दोस्त बन गए थे। इन लोगों का आना जाना यूरोपीय ममालिक में लगा रहता था। ये अरब शयूख बिजनेस क्लास में सफ़र करते थे, जहाँ वॉल्टर ग्लासन अक्सर इनके साथ बैठकर ड्रिंक्स भी शेयर किया करता था। अजीब बात यह थी कि वो शराब नहीं पीता था। बस इसकी यही एक आदत थी कि इसके दोस्तों को पसंद नहीं आती थी, वगरना तो वो बड़ा इसे मजाक और यारों का यार समझते थे। जिस थका देने वाली फ्लाइट के जरिए वो अंकरा पहुंचा था वो दमिश्क से शुरू हुई थी और इसे बैरूत, अंकरा और म्यूनिख से होते हुए फ्रैंकफर्ट पहुंचना था। इस रूट पर ये इसकी पहली परवाज नहीं थी। गुज़श्ता 3 सालों से वो मुसलसल इस रूट पर जहाज उड़ा रहा था। इस इंतहाई मसरूफ रूट पर इसे एक मंजा हुआ पायलट होने के सबब एक नुकसान का सामना भी हमेशा रहा था कि इसे कभी भी छुट्टी नहीं मिली थी। जब भी वो लंबी छुट्टी का मुतालबा करता, कंपनी के आला अफसरान मामला अगले महीने पर टाल देते, लेकिन इस मरतबा इसकी छुट्टी मंजूर हो चुकी थी। जब इसको इत्तला मिली कि अगले हफ्ते वो 1 माह की छुट्टियां लेकर यूरोप अमेरिका की तफरीही दौरे पर जा रहे हैं, तो इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था।
दोनों बच्चों ने तो खुशी से चीख कर आसमान सर पर उठा लिया था। जब इसने दमिश्क से अपने घर फ्रैंकफर्ट फ़ोन किया तो बच्चों ने बारी बारी अपने टाइम से आगाह करने के बाद ही फ़ोन अपनी माँ को दिया था। टमोथी को इसने कहा था कि वो कल तक सारे मामला निपटा कर, क्योंकि परसों की फ्लाइट से फ्रैंकफर्ट से लॉस एंजल्स जाना था और अब वो सोच रहा था कि इतने मुख्तसर से दिनों में अपनी बीवी की 15 साल रफाकत भी अदा कर पाएगा या नहीं। उन्हें काहिरा पर 1 घंटा ठहरना था। इस दरमियान जहाज की सफाई शुरू हो गई थी। इसके टैंकों से पेट्रोल के पाइप लगा दिए गए थे और एयरपोर्ट पर लफ्थांसा का अमला जहाज के पुर्जों की चेकिंग में मसरूफ था। इस सारे ऑपरेशन की निगरानी वाल्टर क्लासन खुद कर रहा था। इसकी यही खूबी इसे साथियों में मुमताज करती थी। इसने कभी किसी मामले को अपने मातहतों पर नहीं छोड़ा था। जहाज अब रवानगी के लिए तैयार था और मुसाफिरों ने जहाज में सवार होना शुरू कर दिया था। लाउंज में फ्लाइट नंबर 317 की रवानगी के ऐलान के साथ ही हलचल मच गई थी। इसके नरम गद्दों वाले सोफों पर बैठे मुसाफिरों को स्प्रिंगों ने उछाल कर कदमों में खड़ा कर दिया था। यहाँ से सवार होने वालों की तादाद 15 थी, जबकि जहाज के बाकी मुसाफिर ट्रांजिट लाउंज से जहाज की तरफ आ रहे थे। सिक्योरिटी हुक्काम को इस ऐलान के साथ ही एक बुखलाए हुए नौजवान की तरफ होना पड़ा, जो बड़ी तेजी से और करीबन भागता हुआ इनकी तरफ आ रहा था। इसने जीन की पतलून पर फिजाई कंपनी के चमड़े की जैकेट पहन रखी थी, जिसके पीछे फिजाई कंपनी का निशान और नाम थे। ऐसी जैकेट्स अमूमन इस फिजाई कंपनी के मुलाजमीन के इस्तेमाल में रहती हैं। इसके साथ एक कैनूस का बैग था, यह भी इसी फिजाई कंपनी का था। पहली नजर में वो इस कंपनी का मुलाजिम दिखाई देता था। माफ करना दोस्तों, मुझे देर हो गई। ओ मेरे खुदाया, मुझे तो फ्रैंकफर्ट से मुल्हिका लेनी थी। खुदा जाने कभी कभी मिस्र के टैक्सी ड्राइवर्स को क्या हो जाता है। भला ये भी कोई बात है, वो मुसलसल बोल रहा था। सिक्योरिटी हुक्काम को समझ में आ गया कि बेचारा देर होने की वजह से बुखला गया है। शायद इसकी बारी खतरे में थी। एक सिक्योरिटी इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए इसको तसल्ली दी और हौसला देते हुए कहा कि वो बिड़बिड़ाहट खत्म कर दे, क्योंकि उसको मतलूबा परवाज मिल गई है और वो बर वक्त फ्रैंकफर्ट पहुंच जाएगा। नौजवान ने इतने भरपूर अंदाज में और इतने तसलसल के साथ इसका शुक्रिया अदा किया था कि अब सिक्योरिटी अफसर को इससे जान छुड़ाना मुश्किल हो रहा था। इसने अपनी जान छुड़ाने में ही आफियत जानी और इसका बैग साइफर मशीन से गुजरने के साथ ही इसे थमाकर खुदा हाफिज कह दिया। नौजवान भागता हुआ इस बस की तरफ जा रहा था, जिस पर फ्लाइट नंबर 317 के मुसाफिर सवार हो रहे थे। बस में सवार होने वाला भी वो आखिरी मुसाफिर था। बस में बैठते ही इसने तायराना नजरों से अंदर मौजूद मुसाफिरों का जायजा लिया और इसकी नजरें अगली सीट पर बैठे अपने एक साथी पर ठहर गईं, जिसने गर्दन मोड़कर मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा और आंखों ही आंखों में इत्मीनान का इजहार करके बस की खिड़की से हवाई अड्डे का जायजा लेने लगा। इस नौजवान पर नजर पड़ते ही इसने इत्मीनान का गहरा सांस लिया और अपना सर सीट की पुश्त पर लगाकर मुतमईन हो गया। बस उन्हें मतलूबा जहाज तक ले आई थी, जिसके इंजन पहले से स्टार्ट थे। मुसाफिर एक एक करके जहाज में सवार हो रहे थे और अगले चंद मिनट के बाद जहाज रवानगी के लिए तैयार था। इसे इकॉनमी क्लास के अगले हिस्से में जगह मिली थी, जबकि इसका दूसरा साथी फर्स्ट क्लास की तरफ चला गया था। इस हवाई अड्डे से दोनों क्लासों के मुसाफिरों को एक ही बस में सवार करके यहाँ लाया जाता था। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, लफ्थांसा एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 317 पर मैं कैप्टन वाल्टर ग्लासन और इनके अमले की तरफ से आपका खैर मकदम करती हूँ। जहाज रवानगी के लिए तैयार है। हम थोड़ी देर बाद 30,000 बुलंदी पर सफ़र करते हुए इनकरा की तरफ रवाना हो जाएंगे। अब हिफाजती इक़दाम की एक फ़िल्म चलाई जाएगी, बराह करम इसे गौर से देखें। अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो बराह करम बगैर किसी हिचकिचाहट के मुतल्लिका अमले से रुजू कीजिए। शुक्रिया। ऐलान के खात्मे पर मुसाफिरों के सामने स्क्रीन पर फिल्म चलने लगी, जिसमें बहुत सी बातें सीट बेल्ट बांधने और एमरजेंसी की सूरत में हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने से मुतल्लिक हिदायत दी जा रही थी। नौजवान की तवज्जो स्क्रीन के बजाय इस रास्ते पर थी जो इकोनॉमी क्लास से गुजर कर फर्स्ट क्लास कॉकपिट तक जाता था। जहाज में खासी सीटें खाली थी। स्क्रीन पर चलती फिल्म अब खत्म हो चुकी थी। इसके साथ ही हल्की हल्की मौसीकी पर जहाज के इंजनों की गिड़गिड़ाहट गालिब आने लगी। कप्तान से अमले को जहाज के टेक ऑफ करने की इतला दी गई और इसने आहिस्ता आहिस्ता रेंगना शुरू कर दिया। फिर इसकी रफ्तार तेज होने लगी और थोड़ी देर के बाद जहाज फिजा में बुलंद हो गया। एक खास बुलंदी पर पहुंचने के बाद जब बत्तियां गुल हुई तो मुसाफिरों ने दरवाजे खोल दिए। सबसे पहले अपनी क्लास से टॉयलेट की तरफ जाने वाला वो पहला मुसाफिर था। टॉयलेट में दाखिल होते ही इसने टॉयलेट से मुतल्लिका सामान वाले एक रैक और टिश्यू पेपर्स के डब्बों का जायजा लेने लगा। यहाँ दर्जनों डब्बे बड़े सलीके से सजाए हुए थे। ऐसे ही एक डब्बे को, जिसका वजन कुछ ज्यादा ही महसूस हो रहा था, इसने खोला और एक नन्हा सा पिस्तौल इसमें से निकाल कर अपनी जैकेट की जेब में रख लिया। काहिरा में सफाई करने वाले अमले में मौजूद इनके साथी ने कामयाबी से ये फरीजा अंजाम दे लिया था।
जब वो टॉयलेट से बाहर निकला तो वापसी के लिए इसने फर्स्ट क्लास का रास्ता इख्तियार किया था और दूसरी क्लास के सिरे पर इसका साथी इस्तफामिया नजरों से इसकी तरफ देख रहा था। मुस्कुराते हुए अपने सर के मखसूस इशारे से इसे कुछ बताया तो वो मुतमईन होकर अपनी जगह बैठ गया। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।